एक तरफ 13 जमातें एक साथ हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत भी है। उसने ब्लड मनी लेके उस बंदे को माफ कर दिया। मैं सपोर्ट किया है एसोसिएशन ने। वी आर नॉट ओनली द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर द रेगुलेटर एज वेल। बेचारे मर्द बड़े मासूम से होते जो भी पहन लें वो अच्छे लगते हैं। औरत है, रंग बड़ा खिले और डेबरी ना हो। आपने 10 गोलियां बोली। खान साहब आपको वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई के कार्ड जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? आपको भी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग, होप यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली और तलहा से मैं हमेशा कहती हूँ, तलहा जब भी आते हैं स्टूडियो में एंटर होते हैं हम सबसे पूछ रहे होते हैं तुमने नाश्ते में क्या खाया, तुमने नाश्ते में क्या खाया, और तलहा कहते हैं मैं तो नाश्ता करता ही नहीं, मैं सिर्फ एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी लेता हूँ। तो इसलिए शायद तलहा सुबह सुबह थोड़ा सा स्लो होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह सुबह बहुत तेज होता हूँ। और मैंने आपको बताया कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, इसीलिए आपको जो है ना गुजारा करना आना चाहिए और जो मिले उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। और हकीम की कॉफी किसी बेहतरीन कॉफी से कम नहीं है। लेकिन कोट ऑफ द डे में क्या है आपके पास? आज आप कोट ऑफ द डे लेके आए हैं। आपने कहा कि वर्दा आज मैं कुछ लेके आया हूं, तो आप बताएं प्लीज सुबह सुबह। द कोट ऑफ द डे टुडे इज 2 wrongs don't make 1 right। यानी अगर कोई शख्स आपके सामने कोई गलत काम करे और आप भी उसके जवाब में एक गलत काम करते हैं, गलत रवैया इख्तियार करते हैं, तो उससे कोई अच्छी बात नहीं होती, वो एक राइट पैदा नहीं होता है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर सामने कोई बुरा काम करे तो आप सब्र करें, आप माफ करें। माफ करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है, ये कुरान में लिखा है। लेकिन सैडली आजकल टॉलरेंस, कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है लोगों में। जब वो देखते हैं सामने का आदमी गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अच्छे तरीके से बात करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका इतना अजर देगा कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अल्लाह आपको अपनी दोस्ती ऑफर कर रहा है, फिर भी आप वो एक्सेप्ट ना करें तो यकीनन सोचने की बात होगी कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बात यहाँ पे वही आ जाती तलहा कि अगर एक शख्स आपसे बदकलामी कर रहा हो या अखलाकियात से हट के बात कर रहा हो, बहुत ही बद अखलाक से पेश आ रहा हो आपके साथ, लेकिन आप उससे अगर नरमी से, मोहब्बत से और प्यार से और आराम से ही बात करेंगे तो वो एक वक्त को वो भी सोचेगा कि भाई मैं कब तक इस शख्स के साथ बदतमीज़ी कर सकता हूँ। तो इसलिए जितना आप कहते हैं ना इखलाक का जिक्र हमारे इस्लाम में इसलिए कहा गया है कि आपके इखलाक से आपके किरदार की पहचान होती है। तो अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो कोई दूसरा शख्स चाह कर भी आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। राइट। टॉप ट्रेंड्स की तरफ बढ़े हैं। टॉप ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉप ट्रेंड पे क्या लाए हैं आप? बर्दाश्त। अच्छा, मैं क्या लाई हूँ भाई? इस सोशल मीडिया पे फिलहाल तो सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड कर रहा है वो इमरान रियाज की सिक्योरिटी कर रही है। Really? Why is that? क्योंकि इमरान रियाज साहब का कहना है कि अब पिछले गुज़िश्ता रोज़ से उनके घर के आसपास कोई नामालूम अफराद इर्द गिर्द घूमते हुए, गर्दिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ही इमरान रियाज को सिक्योरिटी दें जो है वो टॉप ट्रेंड हो गया है। इमरान रियाज की मकबूलियत कितनी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है खान साहब के बाद इमरान रियाज बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। जब से उनके ऊपर केसेस वगैरह हुए थे उसके बाद उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जब उनका बयान ये सामने आया कि उनको अपने घर के इर्द गिर्द कुछ नामालूम अफराद गर्दिश करते हुए नज़र आए हैं, तो जो व्यूअर्स थे, जो उनके फैंस फॉलोअर्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट पे एक्टिव हो गए। ट्विटर पे काफ़ी ट्वीट्स की हैं उन्होंने और कहा है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। नामालूम अफराद तो खैर भरे पड़े। मैं इमरान को मशवरा ये दूंगा कि वो किसी शूटिंग रेंज पे जाएं, किसी प्रोफेशनल शूटर से शूटिंग क्लासेस ले लें, अपने पास सिक्योरिटी के लिए अपना वेपन रखें और यकीनन अल्लाह ही हिफाजत देने वाला है। हाफिज़ वही, और यकीनन वो करेगा हिफाजत हमारी। लेकिन अपनी तैयारी खुद करें। कोई और आपको सिक्योरिटी दे भी दे तो हमने देखा है लोगों के पास 50-50 गार्ड होते हैं लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता है। तो अपनी सिक्योरिटी खुद करें। आई डोंट थिंक यू नीड गार्ड्स। अल्लाह मालिक। कहते हैं जिससे मौला रखे उसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। तो बस वही वाली बात है। और अगला जो एक और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा क्यों ट्रेंड कर रहा है, पिक्चर पे आप देख के समझ ही गए होंगे। स्क्रीन पे खान साहब नजर आ रहे हैं क्योंकि खान साहब आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आ रहे हैं तालिब इल्मों से खिताब करने के लिए। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि यूथ में
इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है, उनकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा टॉप ट्रेंड पर है। और यकीनन यूनिवर्सिटी के नौजवान में याद है वो जब पेशावर में एडवर्ड कॉलेज में गए थे तो फिर वहाँ पर भी कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जमा हुए थे, टीचर्स जमा हुए थे। एक वायरल वीडियो भी आई थी, पीछे एक लड़का सो रहा था टांग पे टांग रख के मोटू सा, लेकिन देन इट्स फन। यकीनन इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त लीडरशिप नहीं है, ही इज द ओनली लीडर इन पाकिस्तान। बाकी सारे पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी लीडर नहीं है। खान जैसे लीडर सदियों में सदियों में आते हैं और किस्मत वाली होती है वो कौम जिनको ऐसे लीडर मिलते हैं, लेकिन अब ये कौम के अपने हाथ में है कि वो जाग जाएं और अपने असली और सही सच्चे लीडर को पहचान जाएं। लीडर से ज्यादा पॉलिटिशियन पसंद करती है, वरना अगर इसको लीडर से प्यार होता तो शायद ये मुल्क सुधर जाता। लेकिन हमारे यहाँ सियासत ज्यादा चलती है क्योंकि लीडरपन जो है वो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि दो नंबरी इतनी ज्यादा है, चोरी इतनी ज्यादा है, करप्शन इतनी ज्यादा है, नथिंग कैन बी डन। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहूंगी कि अब कौम जाग गई है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। नजर डालते हैं बड़ी खबर पे क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तौहीन अदालत केस में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं? कप्तान ने सोशल मीडिया टीम को टास्क दे दिया। कप्तान ने मुल्क की सियासी बहरान को खत्म करने के लिए भी रास्ता ढूंढने का कह डाला। स्क्वॉश की दुनिया में नन्ही पाकिस्तानी का बड़ा कारनामा। 10 साला महानूर ने मलेशिया में जूनियर स्क्वॉश चैंपियन टाइटल अपने नाम कर लिया। फख्र पाकिस्तान आज बनेंगी दुनिया बोल है की मेहमान। सजाए मौत, उम्र कैद और फिर बरियत। 10 बरस कबल शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख की बरियत के खिलाफ सोशल मीडिया सारिफीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर करने का फैसला। और पहाड़ों ने सफ़ेदी ओढ़ ली। गिलगित और बाबूसर टॉप समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। इस्लामाबाद, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और ज़िला दीर में बारिशों के बाद शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। चलें वरना फिर कसम से देख के तो मेरा भी यही दिल चाह रहा है कि वेकेशंस पे चलते हैं। लाजमी जाना चाहिए, पहले मैं चली जाती हूँ फिर आप चले जाइए। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तलहा, आप तो हमेशा ना डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे कि कोई अच्छा सा ख्वाब भी देख रहा हो तो सर्दियों में उसके ऊपर आप कहते हैं ना कि गरम गरम पानी खौलता हुआ डाल दें आप उसके ऊपर ना, आप कभी भी ख्वाब पूरे ना होने दें। राइट, चलें आप आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। आज का दिन पाकिस्तानी सियासत में मजीद कशमकश पैदा कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वो ऐसे क्योंकि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसकी समाअत कुछ ही देर में आज शुरू होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की ये समाअत होगी और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। राइट, और होम मिनिस्ट्री ने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी उसके ऊपर ये हेयरिंग होनी है। जब यकीनन इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के ज़्यादातर मुस्तकबिल के फैसले, चाहे वो सियासत के हों, मईशत के हों, मुआशरत के हों, जिस तरह शाहरुख जतोई का केस है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ज़्यादातर जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं उनकी वजह से ही मुल्क का फ्यूचर डिसाइड होगा। अदालतों की तरफ कौम भी देख रही है, अदालतों की तरफ सियासतदान भी देख रहे हैं, अदालतों की तरफ ब्यूरोक्रेसी भी देख रही है। जिस तरह नैब को ख़त्म कर दिया गया, नैब के सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए सारे, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो और दूसरे लोग हों। लेकिन इससे वाज़ेह होता है कि जो हुकूमत के कंट्रोल में था उन्होंने करते हुए अपने केसेस ख़त्म करवा दिए हैं और अब जो केसेस चल रहे हैं सीनियर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, वहीं से हमें उम्मीद है, वहीं से इंसाफ होता है। अल्लाह करे कि सही फैसले हों मुल्क के मुस्तकबिल के खातिर। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर is in the hands of the courts. ये तो है, लेकिन कंवल शोजब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कंवल शोजब साहिबा से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कंवल साहिबान, वेलकम टू दुनिया बोल है और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। कंवल साहिबा, मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि 2-3 बातें सामने आ रही हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। एक तरफ खान साहब का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। फिर फवाद चौधरी अपने एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल को देते हुए कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नवंबर तक इलेक्शंस की डेट आ जाएंगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मुज़ाकरात कुछ नहीं हो रहे हैं, खान साहब सिर्फ अपने लोगों को आसरा दे रहे हैं। अगर जी खान साहब अपने लोगों को सिर्फ आसरा दे रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो अक्टूबर में उन्होंने कॉल दी है खान साहब ने कि भाई लॉन्ग मार्च होगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर फवाद चौधरी के बयान पर नजर डालें, वो कह रहे हैं कि नवंबर तक अगर इलेक्शन की डेट आ जाएगी, जिसकी उम्मीद भी वो कर रहे हैं, तो फिर अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का ऐलान करना क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे इस्लामाबाद का टेम्परेचर नीचे आ गया, अब 86 दर्जे हरारत ऊपर जा रहे हैं। तो आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। देखिए, आप ओवरऑल एक जो डिस्कशन या एक नैरेटिव है उस पर नजर डालें। लॉन्ग मार्च हम क्यों करना चाहते हैं? लॉन्ग मार्च हम इसलिए करना चाहते हैं कि अभी आपके सामने इलेक्शन का रिजल्ट आया, बाई इलेक्शन, उस पर नियति पे मबनी थे। 9 हल्के चुने गए, हमारे 123 जो थे इस्तीफे, उनमें से अपनी मर्जी के 9 इस्तीफे चुने और 2 रिजर्व सीट के चुन के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह ड्रामेबाजी कर रहा है जो एक वाइस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इस वक्त रन हो रहा है। तो उसके बाद देखें, हमारी तो पहले दिन से डिमांड ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, क्योंकि ये मुसल्लत इम्पोर्टेड सिलेक्टेड सरकार जो है इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आपने केसेस का जिक्र किया, नैब को ख़त्म किया, ओवरसीज वोटिंग राइट्स को ख़त्म किया, ईवीएम मशीनों को फारिग किया। जो चीज़ें उनको सूट करती हैं मैदान में रखने के लिए वो सब कुछ करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। टेक्सटाइल का आप देख लें, सनतों का देख लें, मुल्क इस वक्त जा किधर है। एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोका गया, $7 को ला के। कंवल साहब, आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, सॉरी टू इंटरप्ट, अपॉलॉजीज, आपने मईशत का जिक्र किया। मैं सुनवाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जिस भी इवेंट में जाते हैं, जहाँ भी तकरीर करते हैं, ये वजाहत पेश कर रहे होते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, जबकि उनसे कोई पूछता भी नहीं है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है और वो हर जगह जो है पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बात मुझे समझाइएगा कंवल साहब, आप देखिए यहाँ पे रशिया 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 कर रहा है हर कोई। ईरान से भी तो इंडिया तेल ले रहा है, ईरान से तो चाइना भी तेल ले रहा है, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हम ईरान से डील करें और ऑफिशियली तेल लें। हाँ, स्मगल जरूर करवा रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में, कराची से 2 घंटे दूर आपको ईरानी तेल हब में इजीली अवेलेबल होगा। पूरे बलूचिस्तान में ईरानी तेल इजीली अवेलेबल होता है, कोयटा के पास तो ईरानी पेट्रोल पंप बने हुए हैं। तो 2 नंबर काम में हम 1 नंबर हो गए हैं, लेकिन हम मुल्क को कौम की खातिर 1 नंबर काम नहीं करेंगे। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम अपनी मईशत को खुद अपने हाथों से डुबो रहे हैं। कंवल साहिबा, देखिए जी, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दिया बड़ा अच्छा, उसमें तौहीन अदालत का जिक्र किया था। जी जी, इसहाक डार का इस मुल्क का वजीरे जो खजाना बनना है वो इस मुल्क की अदालतों की तौहीन नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी सवाल का जवाब दें कि जिन अदालतों से इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, जिन लोगों को मुजरिम डिक्लेयर किया गया, जो आपके मुल्क के सारे जो है वो वजीर बने हुए, कोई वजीर आजम, कोई कुछ। फिर जहाँ रशा की बात आ रही है, देखिए यही बात की गई थी खान साहब की तरफ से, तो इन्होंने डिनाई किया। इनका जो पिछला वजीर खजाना समेत इस पूरी रजीम के ये कहते रहे किसी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, एलसीज नहीं खुल सकती, हम तो उनके साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते। आज इनका अपना लाया हुआ जो ये चोर आदमी है, डॉलर जो इसहाक डॉलर है, वही बयान दे रहे कि हाँ रशिया से अगर सस्ता मिले तो हम लेंगे। डॉलर नाराज हो जाएगा मैडम, डॉलर पहले ही नाराज है हमसे कंवल साहिबा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसा मजाक कर रही हैं। अच्छा, तीसरा आपने जो स्मगलिंग की बात की, देखें जी, जब इस तरह के स्मगल हो के मुजरिम आएंगे और आके मुल्क के वजीर खजाना बनेंगे तो स्मगलिंग बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। आम आवाम के लिए जा रहा है। जहाँ तक आपने इकोनॉमी की बात की, वो तो सुखती रखे, मैं इकोनॉमी पढ़ती रही हूँ, छोटा मोटा जानती हूँ इकोनॉमी के बारे में। तो मैं इस वक्त सुबह सुबह, अच्छा मौसम है, यहाँ बारिश भी हुई है, आप लोगों का दिल भी आ रहा है करने को, तो आने को यहाँ दिल कर रहा है। तो मैं सुबह सुबह आपको बहुत ज्यादा बुरी खबरें सुनाना नहीं चाह रही, लेकिन कोई अच्छी खबर है नहीं। लेकिन क्या कंवल साहब, वी वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आप हमारे साथ हैं तो आपसे हम कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ना, अच्छी खबर के हवाले से या बुरी खबर के हवाले से, खबर तो निकालेंगे। कंवल शोजब साहिबा, ये तो हकीकत है ना कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, खान साहब चाह रहे हैं कि सिस्टम को सही कर लें, सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है एक तरफ 13 जमातें एक साथ हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप पूरी पार्टी एक तरफ है, लेकिन आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन हुकूमत तो जी वो उन्होंने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई इलेक्शन तो अपने वक्त पे ही होंगे, इलेक्शन तो कबल अज़ वक्त होंगे, हो ही नहीं सकते। और शेख रशीद का ट्वीट भी आया है कि आगे आने वाले 10 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम फैसले होने वाले हैं, रावलपिंडी में जो है कोई मीटिंग होने वाली है। ऐसी ट्वीट भी चल रही थी कि लॉन्ग मार्च शायद इस्लामाबाद की तरफ ना हो, रावलपिंडी की तरफ हो, तस्दीक करेंगी? मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रही हूँ, देखें इमरान खान बिल्कुल अकेले नहीं पड़ गई, ये 13 जमातें 13 हो के भी अकेली होगी। जब आपका पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी होता है तो अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होता है, और ये बात इमरान खान ने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दी है 2 इलेक्शंस अभी जो लास्ट हुए उनमें। बाकी ये कि मेरे लिए ये खबर है कि हुकूमत फैसले करती है,
और पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत भी है, फैसले कहीं और होते हैं, फैसले जहाँ होते हैं वही हुकूमत कंवल चलाती साहिबा है। बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। और ये बताइए, तो खान साहब ने भी कह दिया था कि 3.5 साल जब मैं वजीर आज़म था तो फैसले कहीं और होते थे। माय क्वेश्चन टू यू इज कंवल साहिबा, थोड़ा मुश्किल है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। हमने भी खान साहब के लिए वोट किया, हम जानते हैं खान साहब के अलावा कोई और लीडर नहीं है, ऐसा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो करप्ट ना हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो सच का साथ देता हो। लेकिन खान साहब कुछ कर नहीं पाए। हम समझ रहे थे 3.5 साल में कोई लैंड रिफॉर्म, कोई जुडिशल रिफॉर्म, वो दूसरे रिफॉर्म्स आएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए। वजह यही बताई एक्सपर्ट्स ने कि खान साहब खुद तो बहुत अच्छे लीडर हैं पर उनकी टीम उतनी अच्छी नहीं है। अब आपको कैसे ये यकीन है कि अगली बारी में आप लोग वो सब अचीव कर लेंगे जो इस बार नहीं कर पाए? देखिए, मैं इसलिए यकीन से कह रही हूँ क्योंकि उस टीम का मैं हिस्सा रही हूँ। मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी और ये बहुत ही गलत नैरेटिव है कि इमरान खान के पास टीम अच्छी नहीं थी और वो कुछ कर नहीं पाए। आपके मुल्क का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो ये रिजीम आके खुद एंडोर्स करती थी, वो 6.1 था। इस वक्त क्या चल रहा है? 0.2%। आपके पास इतने बड़े बड़े जो 10 डैम्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वो पीएसडीपी में इंक्लूड किसने किए? कंवल साहिबा, द्यामीर भाषा के लिए आपने 9 बिलियन रुपए जमा किए, 14 बिलियन की एडें चला दी, वो चल रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। किसने किया? इकोनॉमिक आपका ग्रोथ जो था, टेक्सटाइल जो ग्रोथ थी, जो आप एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ, अग्रीड की तरह मैं भी ये बात यहाँ पे लिस्ट मैं पूरा आपको एक पूरा बता सकती हूँ कि क्या अचीवमेंट है, वो भी सिर्फ 3.5 सालों में। बिल्कुल हाथों के साथ, बिल्कुल सही कह रही हैं, 70 साल का फैलाया हुआ एक मलबा 3 साल में नहीं समेटा जा सकता। I 100% agree with कंवल साहब, this। मैं इसको रैप अप इस तरह करूंगा कि हमारे मुल्क की फॉर्मल इकोनॉमी $400 बिलियन है, इनफॉर्मल इकोनॉमी $2000 बिलियन है। जब आप उस $2000 बिलियन को बंद करने के लिए जाएंगे तो आपको बंद करने के लिए हजारों बिलियन डॉलर चल भी जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। मौजूद थी, लेकिन तलहा मैं तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, लेकिन हाँ आखिर में हम यही कहेंगे कि 3 साल बहुत कम अरसा है कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि पूरे जो मुल्क का सिस्टम बिगड़ा हुआ है 60-70 सालों से, वो 3.5 साल में सही हो जाएगा। मेरा दिल तक टूटा था जब मुझे मालूम पड़ा कि डैम के लिए 9 अरब रुपए पाकिस्तानियों ने जमा किए, 14 अरब की एडें चल गई। हाउ कैन यू से कि उसमें भी अंदर क्या चीज हो रही है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में केस चल रहा है पूरा, लेकिन 9 और 14 अरब यहाँ पर पाकिस्तानियों ने अपनी जेब से 1-1 रुपया दिया था डैम बनाने, यही फ्लड्स आते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी हम बात करते हैं कुछ महंगाई की, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, टमाटर के रेट, आलू के रेट, सब्जियों के रेट, गोश्त के रेट, आटे के रेट इतने बढ़ गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने एक बयान में कहते हैं कि जी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौलाना साहब हैं वो एक फूंक मारेंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी, डॉलर के रेट भी नीचे आ जाएंगे। तो इस पे अनवर मकसूद साहब ने जो है वो कुछ बयान दिया है, अपना कुछ अर्ज किया है उन्होंने, और बहुत ही मजे की बात की है। हम यही दुआ करेंगे कि मौलाना साहब डॉलर पे भी कुछ फूंक मार दें तो शायद डॉलर भी हमारे पास आ जाए। ये अर्ज कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब के वो मौलाना साहब से कहेंगे कि जी टमाटर पे फूंक मार दें ताकि टमाटर सस्ता हो जाए और उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाए। ऐसे ही बाकी जो अशिया खुर्दनोश है उन पे वो फूंक मार दें और उसमें इजाफा हो जाए, जो किल्लत पैदा हो रही है वो कम हो जाए। खैर इसी सिलसिले में लाहौर में और कराची में एक सस्ता बाज़ार स्टार्ट किया गया है जो आवाम की मदद के लिए किया गया है। वहाँ पर कह रहे हैं कि सारी तमाम अशिया जो हैं वो खाने पीने की वो सस्ते पैसों में मिल रही हैं, उसकी कीमतें जो है वो बहुत कम है, 2-4 रुपए कम में मिल रही होती हैं, ऐसा बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता है, इतने का पेट्रोल फूक जाता है जितने में आवाम पहुँचती है। खैर ये बात है, हम ये नुमाइंदे से जानेंगे। लाहौर में उस वक्त मौजूद हैं सस्ते बाजार की जो एक मार्केट लगी है वहाँ पे शौकत अली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी शौकत, बताइएगा कि क्या ये सस्ते बाजार वाकई कितने सस्ते होते हैं, सस्ते होते भी हैं या नहीं होते? जैसे 3-4 रुपए कम होते हैं पेट्रोल या आपका किराया जो होता है रिक्शे वगैरह का, वो उसी को पूरा कर देता है। नजर डालिए इस पर, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा प्लीज इसको। जी लाहौर में अशिया ज़रूरी की कीमतों को पर लगे हैं, आटा, सब्जी, घी, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और जो इंतजामिया बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर शादमान में सस्ता बाजार लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये है कि सरकारी लिस्ट है अभी तक यहाँ पर मार्केट में नहीं पहुँची। अगर जो बात सरकारी तौर पर टमाटर का जो रेट है वो 200 रुपये किलो हो गया है, ओपन मार्केट में 240 रुपये में बेचा जा रहा है। आलू जो है वो 70 रुपये सरकारी, 80 रुपये बेचा जा रहा है। प्याज जो हर घर की ज़रूरत है वो 160 रुपये किलो तक पहुँच गई है। शिमला मिर्च जो है वो 360 रुपये किलो है। अगर दालों की बात करें तो दाल माह जो है वो 360 रुपये किलो तक पहुँच गई है। 150 रुपये वाला चावल जो है वो 300 रुपये किलो तक पहुँच गया है। और जो आटे की अगर जो बात करें तो सब्सिडाइज आटे की कीमत जो 20 किलो आटे का थैले का बैग था वो 980 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये तक पहुँच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई ने गरीब और सफ़ेदपोश अफराद की कमर तोड़ के रख दी है, उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। खासकर जो मजदूर तबका है वो बड़ा परेशान देता है। हालांकि ये कहा गया कि पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कम होंगी तो शहरी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। जी शौकत, मुझे लग रहा है कि थोड़े वक्त के बाद आपसे जो बीपर ले रहे होंगे ना इस महंगाई को देखते हुए
आप शायद जो है वो कब्र के रेट बता रहे होंगे, कफन के रेट बता रहे होंगे, गुस्ल के रेट बता रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह रेट्स बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी का जीना इम्पॉसिबल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है सर्वाइव करना। कितना रश देख रहे हैं आप इन बाजारों में? शौकत, आपको आवाज आ रही है? आप क्या हमें सुन सकते हैं? राइट, टेक्निकल डिफिकल्टी है, लेकिन जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, अब लोग ब्लेम करते हैं फार्मर्स को, किसानों को, कि भाई आप महंगा बेच रहे हैं। हकीकत ये नहीं है। देखिए, आपकी 90% दालें इंपोर्टेड होती हैं। पाकिस्तान में हम अपनी दालें तक पैदा नहीं कर सकते हैं। अब जिस तरह शाकिर गुज्जर साहब कह रहे थे, दूध इसलिए महंगा हुआ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फेडरल गवर्नमेंट वो एक्सपोर्ट करने दे रही है एनिमल फीड। अगर खाना चारा बाहर भेज दोगे और फिर जब इनको अपने जानवरों के लिए चारा चाहिए होगा जो दूध देते हैं, तो इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, महंगा आएगा और ज्यादा महंगा आएगा। लोकल डिमांड को मीट नहीं करना, रॉ मटेरियल बाहर भेज दो, डॉलर की लालच है, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन उसके बाद भी डॉलर हमारे मुल्क में नहीं आते, डॉलर तब भी महंगा है, रुपए की कदर जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। सागदार साहब कब मारेंगे, क्या छक्का मारेंगे, क्या चौका मारेंगे, किसी और को मारेंगे, लोगों को मार देंगे, गरीब मर जाओ। एक ब्रेक लेते। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे कि आप जब स्क्रीन खुली हमारी ब्रेक के बाद, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बैठी हैं बराबर में एक हमारी हीरो पाकिस्तानी, जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल है, बहुत छोटी सी नन्ही सी हैं, लेकिन वो हर मैदान में टॉपर हैं भाई। चाहे मुस्तकबिल की जहांगीर और जानशेर हैं, ऐसे बताएं ना। हाँ, नहीं, आगे बताना चाहूंगी कि भाई वो अपने स्कूल में, अपनी क्लास में भी वो टॉपर हैं, किसी को आगे आने नहीं देती हैं। स्क्वॉश प्लेयर हैं, जूनियर उभरती हुई स्क्वॉश प्लेयर महानूर अली। मलेशिया में जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है और मुल्क का नाम फखर से बुलंद कर दिया। और वहां पर जितने ही ममालिक ने पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने किसी को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया, वरना होता ही है उमूमन के 5 गेम में से अगर 3 गेम्स आप जीत जाएं तो आप विनर डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं एक गेम भी जीत नहीं दूंगी, बैक टू बैक लगातार इन्होंने हराया। इट वाज द 18th Penang Malaysian Junior Open Squash Championship, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैं राइट? तो कैसा लगा? कितने मुल्क थे, अब चैंपियन बन गई हैं, हाउ डू यू फील? आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब इतना बड़ा टाइटल मेरे नाम हुआ है और मैं भी वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हूँ। बन गई हैं बेटा आप। अब इतनी छोटी सी इतना बड़ा टाइटल माशाल्लाह से। और अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपने जैसे कहा कि आपने बैक टू बैक हराया, आपने एक गेम भी किसी और को जीतने नहीं दिया, तो क्या जोश, क्या सोच के खेल रही थी और कितने ओपोनेंट थे सामने, मुकाबला हुआ और कौन सबसे ज्यादा टफ रहा आपके आगे? मेरा सेमीफाइनल फाइनल बहुत टफ था और लड़कियां भी बहुत अच्छी थी वहाँ की। सेमीफाइनल किस कंट्री से था? मलेशियन लड़की थी। और फाइनल? फाइनल भी मलेशियन थी जी। फर्स्ट राउंड मेरा जापानीज के साथ आया था, सेकंड राउंड और मतलब फाइनल तक पे मलेशियन ही था। और कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे? जापानीज, चाइनीज, सिंगापुर के प्लेयर्स सारे। और पाकिस्तान से कितने बच्चे गए थे? आप अकेली थी? जी, मेरे साथ 2 और भी प्लेयर्स थे। और आप किस तरह खुद अपने पैसों से गई हैं, आपको किसी ने सपोर्ट किया? मैंने सपोर्ट किया है, सिंस स्क्वॉश एसोसिएशन ने। सिंस स्क्वॉश एसोसिएशन ने आपको सपोर्ट किया है? क्या बात है, क्या बात है। हम हमेशा एसोसिएशन, थैंक यू जी, आपने टैलेंट को सपोर्ट किया। करते हैं, ये गिला करते हैं कि जी एसोसिएशन गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से करते हैं, वो सो रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन ने इनको सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है। वी अप्रिशिएट एंड थैंक यू जी। तो आपकी कामयाबी में आपका सबसे बड़ा हाथ है। माँ और बाप का दोनों का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्या खिलाया आपने अपनी बेटी को बचपन से? माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं ये क्रेडिट नहीं लूँगी। इनके पीछे जो स्पोर्ट्स में जो ये जितनी कामयाबियाँ है, मेरे हस्बैंड का हाथ है। हस्बैंड के बारे में बताइए, सुना है वही बड़े एथलीट हैं। माशाल्लाह उन्होंने नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली, फिर 8-10 साल बैडमिंटन, ऐसे ही मतलब क्योंकि बच्चे भी थे, साथ साथ ज़िंदगी चल रही थी, जॉब्स वगैरह भी, तो वो बस चले जाते थे कि मतलब मैं फिजिकली फिट रहूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को भी लेके जाना शुरू किया। तो इन्होंने जब 1.5 साल हो गए, फिर उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया टूर्नामेंट्स में, तो फिर ये रिस्पांस देने लगे। मेरे 2 और बच्चे भी स्क्वॉश खेलते हैं, बल्कि 4 बच्चे मेरे स्क्वॉश खेलते हैं। वाओ माशाल्लाह। घर में आपके लिए स्क्वॉश क्या चीज़ है? मतलब खाने से ज़्यादा ज़रूरी होगी। खाने की खैर है, स्क्वॉश में कितने बजे पहुंचना है कोर्ट में? बॉलें फट तो नहीं गई है, चेक करो, पुरानी बॉल खराब, गटिंग टूट गई है, ग्रिप नहीं चढ़ानी है, यही चलता रहता होगा।
यही हमारे पूरे दिन यही बातें चलती है, वो प्लेयर ऐसा कर रहा है, ये हम ऐसा कर नया रैकेट आ गया। आपको स्क्वॉश का शौक कैसे हुआ कि आप किसी और में भी जा सकते थे? टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, आपके फादर भी बैडमिंटन खेलते, स्क्वॉश में ऐसा क्या? ऑलरेडी 2 भाई बहन आपके जो हैं वो स्क्वॉश खेलते थे, तो उनको देख के ही शौक आया? उन्हीं से इंस्पायर हूँ मैं कि वो लोग इतनी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, मतलब इतना आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी मतलब एक शौक टाइप आया। इन भाई बहनों में और आपकी एज में कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है? 2 साल? इतना नहीं, 1 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं। 3 साल बड़े। यानी जब वो खेल रहे होते थे आप पीछे बैग पकड़ के जा रही होती थी और फिर उनको देख रही थी और आप मोटिवेट हो गए। देख के सीखा। जानशेर जहांगीर आपके लिए क्या है? वो तो मुझे वो एक रोल मॉडल है, मेरे आइडल है माशाल्लाह। तो उन्हें देख के मैं हर कदम लूंगी और वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगी। मुलाकात हुई है उनसे अभी तक? जी हुई है, दोनों से हुई है। हाँ, माशाल्लाह। तो मैनेज कैसे करती हूँ? पढ़ाई भी है, प्रैक्टिस भी है, खेलना भी है, ट्रैवलिंग भी है, फिर कितना सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में कैसे? अब तो करना पड़ता है। कैसे आपकी रूटीन क्या, कैसे करती हो, क्या खाती हो, डाइट क्या लेती हो, किस तरह से करती हो चीज़ें? सुबह जो है तो रनिंग के लिए ग्राउंड, सुबह नमाज के बाद, फिर ग्राउंड के बाद फिर गेम्स, फिर जब रनिंग कितने घंटे करती हो? रनिंग अभी तो ट्रेनिंग स्टॉप है क्योंकि टूर्नामेंट्स हैं, तो इसलिए रनिंग थोड़ी कम की है। 5 to 6 राउंड्स। 5 to 6 किलोमीटर्स देन? 5 to 6 किलोमीटर्स। और फिर उसके बाद बस फिर जैसे ही घर आते हैं पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर 4 बजे जाते हैं, फिर मैचेस खेलते हैं, फिर आते हैं शाम को नमाज पढ़ के सो जाते हैं। हाँ, इतना टफ रूटीन। कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको? इस वक्त पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। जी मैं दूंगी, उन्हें दूंगी कि देखें, आप देख सही रहे कि इंस्पायर भी हो और आगे बढ़े। ये मोबाइल फ़ोन्स छोड़ें। मोबाइल फ़ोन्स छोड़ें भाई, मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपने महानूर की तरह चैंपियन बनना है, मोबाइल फ़ोन्स छोड़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने लाइफ को एक रूटीन में लाना पड़ेगा। हाँ। तभी आप भी जो है वो महानूर से मिलके मेरे दिल में उम्मीद आ गई है कि हम एक बार फिर दुनिया में स्क्वॉश चैंपियन बनेंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 होंगी महानूर इंशाल्लाह। थैंक यू महानूर फॉर कमिंग और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप आई हमारे शो पे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। बट आपको मालूम है कि PIA जितना पाकिस्तान में हमारा नाम डुबो रही है उतना ही सिविल एविएशन जो है हमारा नाम चढ़ा रही है। और इस वक्त जो है मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। यानी पाकिस्तान बनने से पहले का है। डेफिनेटली पहले का। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी ट्रैवलिंग की जो व्हीकल्स समझ जाती हैं, चाहे वो गाड़ियाँ, चाहे ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ, उनमें सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो समझा जाता है वो एयर फ्लाइंग को समझा जाता है। वाह, इतनी महंगा इसीलिए है क्या? इसीलिए मुझे लग रहा था मैं कि इसमें एक्सीडेंट्स के जो है वो खदशात कम होते हैं, लेकिन जितनी गाड़ियाँ, बाइक्स और हम रोड पे चलाना आसान है कि हम खुद देख रहे होते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि जब आप हवाई सफ़र कर रहे होते हैं, एयर फ्लाइंग कर रहे हो, तब तो आपको सामने कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उस वक्त जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसी के हाथ में पूरा गेम होता है और वही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वही आपके पायलट की इस वक्त आंखें होता है। इमेजिन, और बस एयर ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ से वहाँ हुआ, पायलट भी यहाँ से वहाँ हुआ, जिसकी वजह से कई 100 जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो इमेजिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, आसिफ रसूल साहब, प्रेसिडेंट गिल्ड। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, आप आए हमारे शो पे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है 100 साल का मुकम्मल होना, क्रेडिट आप किसको देंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू इनवाइटेड अस हियर और हमें ये मौका दिया दैट वी कैन स्पीक अबाउट टॉक अबाउट आवर अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। ये ऐसे लोग हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, हम बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं। सही। और अमूमन ऐसा आपने सुना होगा ना कि पायलट की कमाल महारत से एक इंसिडेंट बच गया। जी जी। तो कभी कंट्रोलर भी बहुत कमाल महारत रोज़ाना करते हैं। सही। लेकिन उनकी कमाल महारत कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जाती बिकॉज दे प्ले द रोल बिहाइंड द कर्टन्स। अच्छा, ये जो इवेंट है बेसिकली जब एयरक्राफ्ट दुनिया में इन्वेंट हुए अबाउट, इसको कोई 120 साल हो गए। ठीक। इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जब ये इन्वेंट हुई इसकी इन्वेंशन, तो शुरू में तो एयरक्राफ्ट जो है ऑन देयर ओन दे फ्लाई, बट इन 1916 देयर वाज अ मेजर एयर क्रैश ऑफ कोलिजन ऑफ 2 एयरक्राफ्ट्स इन फ्रांस। तो फिर दुनिया ने सोचा कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग टू कंट्रोल दीज मशीन्स और दे एस्टैब्लिश द रूल्स। उसके लिए उन्होंने कवानीन बनाए एंड द फर्स्ट कंट्रोल टावर वाज एस्टैब्लिश्ड
in 1922 at Croydon, which is very near, close to the London, UK में, United Kingdom में Croydon साउथ ईस्ट ऑफ लंदन है एक शहर, वहाँ पे पहला एक कंट्रोल टावर बना। तो इट इज़ 2022 दैट वी हैव कंप्लीटेड 100 years। अब पाकिस्तान तो खैर हमारे पास जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का पहला कंट्रोल टावर कराची में एक बना हुआ, एक वॉल्टन में। अंग्रेजों ने बनाया था ये अंग्रेजों के दौर का, अंग्रेजों ने बनाया वही बनाया, उसके बाद हमने भी कुछ बनाया, थोड़ा हमने उसको रेनोवेट कर लिया। लेकिन लाहौर में हमने, और इस्लामाबाद का हमारा जो कंट्रोल टावर है वो तो अभी न्यू एयरपोर्ट के साथ जो बना है बड़ा, यू कैन से कि बहुत ही ज़बरदस्त शाहकार है, मतलब जो मॉडर्नाइज्ड। अनसंग हीरोज कौन है, क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? ये अनसंग हीरोज तो हमारे सारे जो कंट्रोलर्स हैं, सारे कंट्रोलर्स जो प्ले सिविल एविएशन अथॉरिटी। जी ऑब्वियसली वी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी वो इदारा है जो कि एविएशन एक्टिविटीज़ को नॉट ओनली रेगुलेट करता है बट वी आल्सो द सर्विस प्रोवाइडर एज वेल। मतलब हम दोनों रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि PIA जो है वो इस वक्त इतनी बुरे दौर से गुजर रही है, और जहाँ जैसे आपने कहा कि नाम डुबो रही, लेकिन PIA ही एक वक्त था कि हमारे पायलट जाके वहाँ पे उन्होंने एमिरेट्स को ट्रेनिंग दी थी, और हमारे सिविल एविएशन स्टाफ गया था जिन्होंने बाकायदा पूरी एमिरेट्स के लोगों को ट्रेनिंग दी थी। और फिर अब हम देख रहे हैं कि एमिरेट्स किस तरह से उभर के आई, किस तरह से काम कर रहे हैं। करना चाह रही हैं आप? ऑफ कोर्स हमें अपने मुल्क के बारे में हमेशा बुराई नहीं, हमें अच्छाई बतानी चाहिए कि हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे थे कि आप सोचें आज कोई सोच सकता है कि हम एमिरेट्स को जाके ट्रेनिंग देके आए होंगे। रसूल साहब मुझे सिविल कर रहे थे, आए होंगे इसलिए मैंने कहा रसूल साहब कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है, जो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काम करती है, किस तरह से ऑपरेट करती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से अलग से पूरी होती है? या कि हमें तो रोड पर नजर आ रहा होता है, हम चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, रडार के थ्रू आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते, तो ये कितना मुश्किल होता है एक कंट्रोलर के लिए? बिल्कुल, ये समझें कि ये इतना ऐसा नहीं है कि मैं आज एक मार्केट में से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंडक्ट कर लूँ और कल उससे कंट्रोलिंग करा लूँ। मिनिमम डिकेड कम से कम लगते हैं कंट्रोलर को। ये लाइसेंसिंग एक प्रोसीजर है, एक इंडक्ट करते हैं हम ग्रेजुएट, उसको 10 महीने की हमारा सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग कराते हैं। 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे ट्रेनिंग में हम उसको पहले थ्योरीज पढ़ाते हैं सारे, इसके कवानीन क्या है, कैसे जहाज़ को किस तरह सेपरेट करना होगा, उस जहाज़ की परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सब चीज़ें जब उसको हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद उस ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हम उसको एक सिमुलेटर्स होते हैं, जिस सिमुलेटर्स में हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं वो सारी ट्रैफिक कंट्रोलिंग, चाहे वो रेडार बेस्ड है, चाहे वो पायलट्स के लिए जब सिमुलेटर। जी, अब तो सबके सिमुलेटर आ गए, तो इसके भी अभी हमने सिमुलेटर लगाया जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिमुलेटर। और कभी आपका मौका मिले तो आप आइएगा। मैं आपको जानने वाले हूँ, डिप्टी डीजी नादिर डार साहब हैं सिविल एविएशन। जी 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 जी। मैं हमेशा सोचता था, उनसे पूछता भी था कि आखिर सिविल एविएशन माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर रहा है, तो यकीनन आपके कोई गोल्स होंगे, कोई टारगेट्स होंगे कि यार हमने सिविल एविएशन को यहाँ तक लेके जाना है। आपकी नज़र में कहाँ जा रहा है सिविल एविएशन? सिविल एविएशन हमारी डायरेक्शन अच्छी है, मैनेजमेंट हमारी बड़ी डिटर्मिन है, और नादिर भाई एक्टिव हैं। नादिर भाई बिल्कुल, नादिर साहब इज रियली एन इम्पोर्टेंट, इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। वो रेगुलेटरी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल है हमारे, जो रेगुलेटरी जितने भी रेगुलेशन जो हमारे कवानीन बनते हैं ना, मैंने कहा कि वी आर नॉट ओनली द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर द रेगुलेटर एज वेल। तो रेगुलेटरी के काम क्या है कि वो कवानीन बनाती है और सर्विस प्रोवाइडर उन कवानीन के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी सिविल एविएशन को आप कहाँ देखते हैं इस वक्त? एक्चुअल में ये एक ऐसा सिस्टम है कि वी कैन नॉट लैग बिहाइंड, हम पीछे रह ही नहीं सकते, अप टू डेट रहना है। एक्चुअल में आपने अप टू डेट रहना है, और ये सारे जितनी भी दुनिया के कंट्रोलर्स हैं ना, ये पूरा एक किस्म से एक फैमिली है। क्योंकि हमारे पास एक जहाज़ अगर मेरे पास आ रहा है, यूरोप से फ्लाई किया और उसने फारीज जाना है, अब वो दुनिया में जहाँ से भी फ्लाई करता हुआ आ रहा होगा ना, वो तमाम कंट्रोलर उसको आगे से आगे पास ऑन करते जा रहे होंगे। वो जहाज़ ऑल द टाइम रिमेन्स इन टच विद वन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, किसी ना किसी। अब हमें वो सारे प्रोसीजर सबको ऑटोमेटिकली कि ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क है कि हम अगर पीछे रह जाएंगे ना, वी लूज द बिजनेस, लोग हमारे थ्रू ओवर फ्लाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए अभी भी कह रहे हैं वी आर लूजिंग बिजनेस। हमारी अभी यूके की बहुत सारी जो पोजीशंस थी वो दूसरी एयरलाइंस को मिल गई। आर वी लूजिंग बिजनेस? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, एज एन एविएटर मेरे लिए एविएशन मुझे तो लॉस नहीं, क्योंकि पैसेंजर्स तो PIA में, क्योंकि वो जो अब देखें ना, एमिरेट्स हमारे यहाँ डेली 5 फ्लाइट्स कराची से ऑपरेट करती है, वो पैसेंजर लेके जा रही है। हर फ्लाइट में अगर वो 350 पैसेंजर्स हैं ना, तो 300 पैसेंजर्स वो हैं जो कि यूरोप के कनेक्टेड है, जो भाई थोड़ी 350 जा रही है हर फ्लाइट में, कनेक्टिंग फ्लाइट्स मेजॉरिटी जा रही है। एक्चुअली क्या है कि वो जो फ्लाइट जो PIA ऑपरेट करती है और नेशनल एयरलाइन को बेनिफिट होता, वो बेनिफिट अब जो है वो अदर एयरलाइन, कतर एयरवेज हो गई या एमिरेट्स हो गई, वो बिजनेस अवेल कर रहे हैं।
बट एज एन एविएटर हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगला टारगेट क्या है आपका एज एन एविएटर? हमारा टारगेट ये है कि अभी वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्फ, और अभी पूरा जो रेडार सिस्टम था हमने सारा अपग्रेड किया ताकि हमारे पास जो बेहतर फैसिलिटी हम दे सकें। अब उस जो रेडार से डेटा आता है वो डिस्प्ले सिस्टम होता है, उसको हम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वी आर गोइंग टू अपग्रेड दैट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सर, इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यकीनन कंट्रोल टावर कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। जी जी। इस रीढ़ की हड्डी में छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, कोई भी डिस्क ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान चल ही नहीं सकता ना, फिर वो बैठ जाता है कुर्सी के ऊपर या फिर व्हील चेयर के ऊपर। अब कितने हम कंटिन्यूसली देखते थे कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां होती थी, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए इंप्रूवमेंट आ रही थी। जी। अब कितने एरर्स होते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, या कंप्लीटली हम एरर फ्री हो चुके हैं? एरर फ्री तो दुनिया में आप कहीं नहीं हो सकते। इंसान है गलतियों का पुतला। बिल्कुल लाजमी बात है, इंसान का तो वजूद ही आपको पता ना गलती से है। तो लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सेफ्टी नेट्स जो लगे हुए हैं ना, सेफ्टी नेट्स का काम किया कि गलती एक जगह पे होगी ना तो एक दूसरे जैसी दूसरे फेज पे जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो हम देखें गलती को कम से कम करने का बेहतरीन वे ये है कि आप अपने सेफ्टी नेट्स बढ़ा दें। सही। तो सेफ्टी नेट्स के लिए अब जो न्यू एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, इसके अंदर इतने अलर्ट्स, अलार्म्स, कई गलती अगर आपसे होगी ना तो पहले से आपको अलार्म्स मिल जाएंगे, अलर्ट्स मिल जाएंगे। ये क्या वो सेफ्टी नेट्स हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमन फैक्टर पूरी दुनिया के अंदर लोग कहते हैं यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट यू कैन रिड्यूस इट। तो है नहीं ना, ह्यूमन एरर तो लाजमी सी बात है। ह्यूमन फैक्टर यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस इट, एंड यू कैन रिड्यूस इट बाय पुटिंग मोर एंड मोर सेफ्टी नेट्स। जितना प्रिसाइज सिस्टम आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। चलें, आसिफ रसूल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो 100 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के। यकीनन आपकी भी बड़ी इसमें मेहनत है, किरदार है, जिंदगी आपने भी दी है इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और 100 साल सेलिब्रेशंस आपको मुबारक हो। पूरे मेरे ख्याल से मुल्क में आज सेलिब्रेशन हो रही है। और तमाम तरफ अपने पायलट दोस्तों को भी मुबारकबाद मैं दे देता हूँ। उमर बिन इमाद को भी दे दी, बशीर लगारी को भी दे दें, जैद को भी दे दें, इमरान असलम साहब को भी दे दें, सबको दे दें, सारे पायलट्स को भाई, क्योंकि आप सबकी कामयाबी है। और जो रह गए उनको भी सारे पायलट्स को हमारे मुल्क के तमाम पायलट्स को जो है बहुत बहुत और सिविल एविएशन अथॉरिटी, नादर डार साहब एंड योर टीम यकीनन बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम जारी रखिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की। तो अपडेट ये है कि इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के गुज़िश्ता इलाकों में, यानी गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है। तो दूसरी जानिब गिलगित और बाबूसर टॉप पर भी आज सुबह बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। ओवरऑल मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, और कराची वाले हम बेचारे इस बात का वेट कर रहे हैं कि जी यहाँ भी सर्दी आ जाए, क्योंकि हम वेट करते हैं सर्दियों का, सर्दियाँ आती बहुत कुछ कम टाइम के लिए, तो हम अपने पूरे फैशन जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते। हम जैसे ही सर्दी पड़ती है हमारे गर्म कपड़े निकल आते हैं, हम इसी आश्रय में बैठे हैं गर्म कपड़े निकाल के कि जैसे ही सर्दी आए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं। खैर, अगर आज की टेम्परेचर की बात करें तो शहर में गर्मी का राज बरकरार रहेगा आज भी, और कम से कम दर्जा हरारत कराची में 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहेगा। मौसम आप देख सकते हैं कराची का स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है, कहीं कोई बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता दोपहर में गर्मी की शिद्दत रहेगी। लाहौर का रुख करें तो लाहौर में आप देख सकते हैं सामने आपको वाइट जो पैचेस नज़र आ रहे हैं वो तमाम जो हैं वो स्मोग है। स्मोग की कैफियत बढ़ गई है लाहौर में, तो हमेशा हम कहते हैं कि प्लीज़ ड्राइव सेफली। लाहौर के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जे हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रहेगा, और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। अलबत्ता लाहौर और आपकी पंजाब साइड में कुछ सर्दियों के इम्कानात आ गए हैं, हल्की फुल्की खुनकी हो गई है, तो वहाँ पर आप चाहें तो अपने वार्डरोब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मैं बार बार अगर वार्डरोब की बात कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं आज ही मैं बहुत ही खूबसूरत सा वार्डरोब पहनी हुई हूँ, और इनकी डिज़ाइनर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद चलते हैं डिज़ाइनर की तरफ। जैसा कि आपने देखा, वर्दा अपने कपड़ों की मार्केटिंग कर रही थी, और यकीनन जो कपड़े बनाने वाली हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में किरण अफजल। इनका ब्रांड है ग्रेस बाय किरण। किरण, वेलकम टू दुनिया बोल है। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं गुजारिश करूंगा कि वर्दा हमारे सेट पर तशरीफ़ लेकर आएँ और वो मज़ीद मॉडलिंग करते हुए अपने कपड़े
आवाम को दिखाएं। आइए पहले आपने कहा था कि जब मैं एंटर होंगी तो ये ड्रेस आपको इतना अच्छा लगा कि आप गाना गाएंगे। बैक साइड से दिखाइए, असल तो रेनबो पीछे है। हाँ ये देखिए आप पीछे हाथ भी तो खोले, उड़ के दिखाएं। आप पहले गाना गाएं। नहीं वो मुश्किल है। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं ग्रेस बाय किरण की जानिब से मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। इससे पहले भी अपने शोज पे ग्रेस बाय किरण की ड्रेसेस वेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है और बहुत ही इसमें फॉल बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और किरण अफजल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। एंड वेलकम, थैंक यू सो मच किरण फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस एंड फॉर योर टाइम एज वेल। जी, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन किरण? किससे आप इंस्पायर होकर ये डिजाइन्स तैयार करती हैं? थोड़ा सा बस शौक है और बस चलती रहती हैं दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें और क्लिक होता है कि चलें हम कुछ डिफरेंट करें। कुछ डिजाइनर के अलावा आप क्या क्या हैं जिंदगी में? मैं एक मदर हूँ माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, और फिर एक बीवी भी हूँ। नहीं अभी भी नहीं हूँ, नो इश्यूज, लेकिन अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी रेजिंग 2 किड्स। आप अपना ब्रांड भी चला रही हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए। आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है वैसे? नहीं एक्चुअली मेरे से पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। जी, किस नाम से है? ग्रेस बाय किरण के नाम। ग्रेस बाय किरण के नाम से। कितने महंगे होते हैं आपके कपड़े? जैसे वर्दा ने जो भी जोड़ा पहना हुआ है, ये कितने का जोड़ा, ये तो बताएं। नहीं ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। अच्छा ईयर नहीं बताना। अच्छा वैसे मैं आपको पहले एक बात बताऊं, मैंने अपने प्रोमो में जो येलो फ्रॉक वेयर की हुई है वो भी किरण की ही बनाई हुई थी, और वो तो जब मैंने प्रोमो उसके बाद फौरन ही वो सोल्ड आउट हो गई। राइट, ये जो वर्दा ने पहना है ये न्यू डिजाइन है, अभी फर्स्ट टाइम मैंने मतलब पर्सनली जी न्यू कलेक्शन है और इन्होंने पहनी है, तो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। जलने की स्मेल आ रही है, मुझे धुआं नजर आ रहा है थोड़ा सा स्टूडियो में। मैं ब्रेक लेकर आता हूं। मैं आपसे वैसे पहले कह चुकी हूं कि आपके लिए भी डिजाइन होगा इंशाल्लाह। चलें, अरे तलहा की दिली मुराद पूरी और किरण जो है हो गई फेवरेट है। किरण मैं देख रही हूँ आपने भी जो है अभी वो विंटर्स के हवाले से कुछ शॉल वगैरह वेयर की है, एंड एग्जैक्टली द ग्रीन कलर की विंटर्स का बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है। विंटर्स पे काम शुरू हो गया है? जी शुरू हो गया है इंशाल्लाह। तो अच्छा, हम हमेशा देख रहे हैं कि हमारा 10 साल जो पुराना फैशन था जीन्स में या फिर टॉप्स में वो वापस आ गया है, तो कपड़ों में भी हमारा कौन सा पुराना फैशन वापस आया? लॉन्ग शर्ट्स तो चल रही हैं, हम देख रहे हैं फुल लेंथ आपकी एंकल तक जो है वो लेंथ चल रही है, और इसके अलावा बेल बॉटम दोबारा से शुरू हो गया है, तो उसके साथ लॉन्ग शर्ट्स के साथ वो सिलसिला शुरू हो गया है। उसके अलावा कलर्स हमारे यहाँ जो थीम्स पहले बहुत लाइट टोन चल रही थी, अब डार्क्स पे काफ़ी आ गई। विंटर भी आ रहा है शायद इसलिए भी, तो लेकिन फैशन मोस्टली जो है आप सिल्क बहुत चलती है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, विंटर्स शुरू होते हैं, जैसे मैंने आपका भी ये बनाया तो सिल्क भी बनाया है, तो इस तरह की ड्रेसेस, और आप पे खैर सूट भी बहुत करते हैं। थैंक यू सो मच, इसको इस अप्रिसिएशन को मिलूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, अच्छा इग्नोर तलहा आपके लिए बन रहा है, रास्ते में बन रहा है, बना लेंगी किरण। ओके किरण, विंटर्स में कौन से फैब्रिक पे आजकल ज़्यादा काम हो रहा है? सिल्क आपने बताया, और उसका कि बीच में हम देखते थे कि मरीना एक फैब्रिक है वो चलता है, या खाड़ी खद्दर बहुत ज़्यादा इन हो जाता है। खद्दर होता है, नीलन होता है, मरीना होता है, जॉर्जेट होती है, और लेकिन अभी भी क्या जॉर्जेट और शिफॉन चल रहा है? कि जॉर्जेट और शिफॉन जो हमारे फैंसी वेयर में आ जाता है, यानी कि हम जो पार्टी वेयर मैंने ये पहना हुआ है, वेयर किया वही जॉर्जेट में है, तो ये क्या आप मतलब इसमें चल रहा है, विंटर में काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आपकी लुक भी बहुत अच्छी आती है, और जैसे मैं खुद बहुत हेल्दी हूँ तो अपने हिसाब से जॉर्जेट में पहनती हूँ। तो ये सारी ख़वातीन अपने आप को हेल्दी क्यों समझती हैं, मेरी ये समझ नहीं आता। हेल्दी इज इन दीस डेज ना? हेल्दी इज इन दीस डेज, तो पुराने वाले फैशन कह रहे हैं ना वापस आ रहे हैं, तो काश ये जीरो साइज भी खत्म हो जाए, हम थोड़ा सा हेल्दीपन पे वापस आ जाए, खाना तो मिले एटलीस्ट। हाँ, डाइट कॉन्शियस तो सभी रहते हैं। डाइट कॉन्शियस तो बच्चे हो गए आजकल। किरण क्या चल रहा है? कुछ डिजाइन्स हैं हमारे पास जो हम दिखा सकते हैं ऑन स्क्रीन, अगर हम दिखाना चाहेंगे कि आजकल क्या इन है क्या नहीं? किरण ने क्या हमारे प्रोड्यूसर दिखाना चाह नहीं रहे, मुझे नहीं लग रहा उनका मूड है। अगर एहसन हमारे पास हैं, आप प्ले कर सकते हैं। ये एहसन का मूड बन गया, ये जबरदस्त लग रहा है, लव दिस ब्लैक, नाइस। ये सारे आपने डिजाइन किए हुए हैं किरण, और ये इस वक्त अवेलेबल हैं आपकी आउटलेट पे। जी, आपने इतनी जल्दी स्लाइड खत्म करी, थोड़ा सा स्लो दिखाते हैं कि वो ब्लैक वाले पे हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। अच्छा, ये फैब्रिक कौन सा था जो ब्लैक फ्रॉक? अच्छा, फ्रॉक्स भी आजकल दोबारा से बहुत इन हो गई हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स चल रही हैं, पिशवास टाइप, व्हाट यू कॉल दैट? अभी वेलवेट पे काफ़ी काम चल रहा है। वेलवेट पे काफ़ी काम चल रहा है, विंटर इज कमिंग। जी, विंटर एक वक्त था वेलवेट बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब बहुत इन है, और कलर्स बहुत आ गए वेलवेट में। पहले हम सिलेक्टेड कलर्स पे काम करते थे, ब्लैक, नेवी ब्लू, रेड, लेकिन अब कलर्स बहुत हैं, पर्पल है उसमें और रस्ट कलर है, तो काफी। किरण, मेरा एक सवाल, जी, ये औरतों के रोज 100 डिजाइनर पैदा हो जाते हैं, मर्दों के नहीं होते,
इसकी क्या वजह है? क्या हम मर्द पैसे नहीं खर्च करते अपने कपड़ों पे? हमारे पैसों से औरतें खरीदारी करती हैं और फिर किरण आप जवाब दो, फिर मैं जवाब दूंगी इसका। ठंडी रहे आप। एक्चुअली मर्दों के होते हैं, लेकिन बेचारे मर्द बड़े मासूम से होते हैं, जो भी पहन लें वो अच्छे लगते हैं। सच्ची औरत है किरण, खुदाई कसम आपने दिल जीत लिया। मर्द बड़े मासूम से होते हैं। खामखाई मेरी अम्मी कहती थी मर्द सारे कुत्ते होते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा ये मैं बताऊं को मर्द के डिजाइनर ज्यादातर क्यों नहीं होते, क्योंकि वो सालों में 1-2 सूट्स लेते हैं, वही उनकी वार्डरोब में रहते हैं, वो उसी को पहनते हैं। एक शर्ट खींची, एक जीन्स निकाली, एक शलवार कमीज पहनी, 4 कलर जो है वो बेच के बार बार रिपीट कर ले, कोई मसला नहीं है। एक स्काई ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, बेज, ये कॉमन कलर्स हैं मर्दों में, ठीक है जी। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या पहना है, आगे कोई नोट भी नहीं करता। लेकिन खवातीन अगर एक ड्रेस किसी दूसरी पार्टी में रिपीट कर लें तो सबसे ज्यादा, अरे तुमने फलाने की उसमें भी पहना था ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये बड़ी अजीब सी बात आपने वर्दा भी की, ये फैक्ट भी है, सच भी है कि औरतें जितना औरतों को देखती हैं, मर्द भी उतना औरतों को नहीं देखते। हकीकत है ये। क्यों किरण, ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? इसने क्या पहना है, इसकी ये पर्स कौन सा है, जूते कौन से हैं, मेकअप कैसा है, बाल कैसे हैं? औरतें क्यों औरतों को इतना देखती हैं? औरतें बहुत जीनियस होती हैं ना एक्चुअली। चले अच्छा जी, मैं एक आखिरी सवाल करना चाह रही थी किरण से कि किरण, हमारी सिलेक्शन फैब्रिक की किसी भी ड्रेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फैब्रिक की सिलेक्शन अच्छी नहीं है तो आपकी जो ड्रेस की वो फॉल है या जो लुक है वो उस तरह से नहीं आएगी। बीच में हमने देखा कि इंडियन रॉ सिल्क भी बहुत ज़्यादा इन हुई हुई थी, और आजकल जैसे विंटर्स चल रहे हैं लॉन्ग शर्ट के लिए, तो आप क्या प्रेफर करती हो कि क्या आपकी बॉडी के लिए सूट करेगा? अगर कोई बल्जी है, लाइक बल्कि है उसके लिए, और एक बहुत लीन थीन है उसके लिए, फैब्रिक की सिलेक्शन बताएं। फैब्रिक में देखें, जो रॉ सिल्क है ना, वो तो जो हेल्दी हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पहनने के बाद और आपकी लुक हेल्दी लगती है। लेकिन ये कि जैसे नॉर्मली चलती थी, अभी भी चलती है, चाइना सिल्क टाइप की होती है जैसे, तो वो पतली सिल्क होती है एक ना, उसमें आप फिर भी आपकी लुक थोड़ी सी कम आती है अगर आपने सिल्की की चॉइस करनी है या आपने कुछ ऐसा पहनना है। अदरवाइज़ जो है मेरे ख्याल से जो हम लोग जो बल्कि टाइप की ख़वातीन होती हैं, उनको ये कि डार्क कलर्स पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स में आप ज़्यादा आप मोटे नज़र नहीं आ रहे हो, आप पतले लगते हैं। पतले तो यानी कि अगर आपको पतला लगना है तो आप डार्क कलर्स का जो है वो सिलेक्शन कीजिए, और आप वेलवेट पहन सकते हैं या वेलवेट पहन सकते हैं। वेलवेट में भी देखिए क्वालिटीज़ होती हैं, एक बिल्कुल वेलवेट होती है जो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ जाती है, पतली होती है, एक अच्छी हार्ड होती है, तो वो पहने के तो नॉर्मली आप वेलवेट तो होती है पूरे लगेंगे, हाँ, तो काफ़ी आप हेल्दी लगेंगे। लेकिन अगर आप पतली सी वेलवेट ले रहे हैं और उस पर ज़्यादा आप क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मोटा बंदा अगर काफ़ी हैवी चीज़ पहनेगा ऑलरेडी वो और चलें जी, अगर आप चाहते हैं तो आप पतली वाली वेलवेट का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप किरण की पेज से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो ग्रेस बाय किरण पे जाके आप जो है जो भी ड्रेस आपको पसंद आए। अब नेक्स्ट टाइम जो कमिंग जब भी शो होगा, एक तलहा कहेंगे मैंने ग्रेस बाय किरण का सूट पहना हुआ है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह। तलहा बहुत खुश हो गए हैं। तलहा, ऑस्ट्रेलिया का रुख करें क्या? चलें, मिस्टर बाकरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे अब कुछ क्रिकेट के मैदान की। क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में? टीम हमारी यकीनन कल का मैच अफगानिस्तान के साथ कैसा रहा? एक्सपर्ट से पूछते हैं। एजाज वसीम बाकरी, आपकी नज़र में कल का मैच कैसा रहा? देखिए, कल के मैच में पाकिस्तान को सिर्फ बॉलिंग का मौका मिला था। बाद में जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो 16 रन के बाद बारिश आ गई थी, तो वो उस मैच को हार जीत के बगैर खत्म कर दिया गया था। अब से तकरीबन 2 घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उड़ान भरी है ब्रिस्बेन से यहाँ मेलबर्न के लिए। मैं ऑलरेडी मेलबर्न पहुँच चुका हूँ, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 घंटे का भी वक्त है मेलबर्न एयरपोर्ट पर इंडियन टीम के साथ ही यहाँ पर पहुँच रही है। और आज का जो पाकिस्तानी टीम का स्केजुअल है वो रेस्ट डे है, क्योंकि जिस दिन टीम बाई एयर ट्रैवल करती है उस दिन टीम रेस्ट करती है। सो आज का दिन रेस्ट का है। पाकिस्तान के पास अब 2 दिन है, कल फ्राइडे का और सैटरडे का। 2 दिन टीम यहाँ मेलबर्न के अंदर ट्रेनिंग करेगी, अपना प्रैक्टिस करेगी। 3-3 घंटे के वो सेशन है। और मैं देख रहा हूँ बाकरी साहब, 2 दिन का रेस्ट है, इसीलिए आप साहिल समंदर पे पहुंच गए हैं। पार्टी ऑन हो रही है मेलबर्न में, मैं समझ रहा हूँ। ये बताएं, संडे की तैयारी कैसी है? संडे बहुत बड़ा दिन है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में स्क्रीनें लग रही होंगी ये मैच देखने के लिए। आप तो लकी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। संडे का दिन पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और इंडियन टीम के लिए भी ये मैच बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अच्छी खबर ये आई है कि फ़खर जमान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस कर दें, अभी तक सरकारी तौर पर तो टीम इंतजामिया ने अवेलेबिलिटी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फ़खर ने कल ब्रिस्बेन के अंदर मैच के बाद जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें तकरीबन 2 घंटे तक बैटिंग की है। तो फ़खर जमान फिट हो गए हैं, शाहीन ऑलरेडी फिट है। इंडियन टीम भी आज पहुंच रही है, पाकिस्तानी टीम भी यहाँ मेलबर्न पहुंच रही है।
बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया की दीगर स्टेट से, न्यूजीलैंड से और यहाँ तक के पाकिस्तान से भी, और कल मुझे कुछ लोग मिले जो कि इंग्लैंड और दुबई से भी यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। 1,24,000 लोग जो हैं वो ये मैच देखेंगे। 1 लाख की कैपेसिटी है। बारिश ना हो जाए बाकी साहब, बारिश प्लान खराब कर रही है। डे है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप एक दिन के अंदर 4 वेदर यहाँ पे प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो अभी तक रेन के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप वेदर रिडार पे जाके देखते हैं तो 40 और 50% बारिश जो है वो उसी वक्त जब 7 बजे, क्योंकि यहाँ टॉस होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 1 बजे मैच होना है, तो इवनिंग में शाम 7 बजे 50% वेदर रिडार पे बारिश की प्रेडिक्शन है। लेकिन क्योंकि कल भी प्रेडिक्शन थी, आज भी है, तो मैं आपको ये फ्रेम दिखा सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सनी वेदर है यहाँ पे। मौसम सर्द जरूर है, बारिश की वेदर रिडार पे प्रेडिक्शन है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही कि ये मैच खराब हो सकता है वेदर की वजह से। बाकी साहब अब एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप में गंगूली चले गए हैं, बीसीसीआई से मिस्टर बिनी आ गए हैं कोई, तो ये बताइए कि क्या अब वो जो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ के एशिया कप में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, उसमें कुछ तब्दीली तवक्को है, कुछ होगी, उस स्टांस में चेंज आएगा गंगूली के जाने से? देखें तला भाई, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज किया, उस प्रेस रिलीज के अंदर पीसीबी ने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की अगेंस्ट जय शाह कि उनको इंफरादी तौर पर बतौर एशियन क्रिकेट प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट सेफ नहीं देती कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनकी स्टेटमेंट पे पाकिस्तान से एशिया कप को शिफ्ट कर दिया। देखिए एज ए इंडियन उनको ये राइट है, वो ये कह सकते हैं कि हम टीम नहीं भेजेंगे, लेकिन एज ए एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट वो ये नहीं कह सकते कि एशिया कप बाहर ही शिफ्ट होगा, बाहर खेला जाएगा। और आज सुबह मैंने उठ के ऑस्ट्रेलियन अखबार देखे हैं, उन्होंने भी अपने स्पोर्ट्स पेजेस के ऊपर हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप के बाइकॉट की धमकी दे चुका है। सो वो मोमेंटम जो पीसीबी को हाथ में मौका मिला है, पीसीबी उसको अब कैरी तो कर रहा है कि जी हम बाइकॉट भी कर सकते हैं, हम हर तरह से जवाब दे सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वो पीसीबी ने कहा है कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल की फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई जाए। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ये होस्ट कंट्री को इख्तियार होता है, उसकी सवाबदीद है कि वो अपना टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट करते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने बहुत सारे अखबारात के अंदर भी आज ये पढ़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सरकारी तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन ये जरा यही कहते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास अब जाएगा और कहेगा कि हम अपने जो लेग के मैचेस हैं वो इंडिया नहीं खेलेंगे अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आता। अगर इस वक्त तक जो सिचुएशन है ये बरकरार रहती है, इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आता, तो पाकिस्तान अपना टूर्नामेंट तो किसी को नहीं देने वाला कि टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट होगा एक टीम की वजह से। फिर इंडिया भी अपने मैचेस बाहर खेलेगा, पाकिस्तान भी अपने वर्ल्ड कप के मैचेस बाहर खेलेगा। एजाज मेरा शिकवा रहता है कि यार आप लोग माशाल्लाह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हो वर्ल्ड कप्स और दूसरे टूर्नामेंट्स को कवर करने के लिए, लेकिन आप रिपोर्टिंग सिर्फ क्रिकेट पे ही करते हो। अब आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अखबार पढ़ रहे हो, घूम फिर रहे हो, बीच पे 10 चीजें खा रहे हो, बहुत सारी पार्टी भी कर रहे हो। मेरी गुजारिश ये है कि आप जरा इसके ऊपर भी थोड़ी रिपोर्टिंग कीजिएगा, वीलॉग बनाइएगा, वहां से मैं ऑस्ट्रेलिया से भेजिएगा कि किस तरीके से रातें गुजरती हैं। हाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्द रातें हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का क्योंकि 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो सिर्फ आपके मॉर्निंग शो के लिए तो मुझे रोज शाम को यहाँ 4 बजे लाइव के लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन क्योंकि सुबह से ही हमारे बोल के ऊपर बुलेटिन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग में स्टेडियम के बाहर से, और क्योंकि 2 घंटे बाद पाकिस्तानी टीम मेलबर्न लैंड कर रही है, तो जो भी पार्टी का चांस भी है वो भी अब खत्म हो जाएगा अगले 3 दिन के लिए, क्योंकि मुझे टीम के आसपास रहना है और उनकी एक्टिविटी जो है वो बोल के नाजरीन तक पहुंचानी है। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज बाकरी ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें ये अप टू डेट रख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस के साथ और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्रिकेट की सूरत हाल से हमें कंटिन्यूसली ये अपडेट करते रहते हैं। मैंने उनसे अपील कर दिया एजाज से कि अब जो है ना, मुझे सिर्फ क्रिकेट नहीं, वहाँ के खाने, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ की डे लाइफ, वहाँ के नाश्ते, इनके बारे में भी अपडेट्स चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए। है आपका तलहा, इसलिए आप पहले नहीं जा सकते, दिल बहलाने का प्लान है वर्दा। दिल बहलाने के लिए खालिब ये प्लान ख्याल अच्छा है भाई, प्लान ही अच्छा है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं टॉप म्यूजिक की, गुलूकारी, फनकारी। और आज हमारे पास जो सॉन्ग टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है कौन सा है, जिस यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक हफ्ते से जो है वो ट्रेंड कर रहा है और 18 मिलियन से जायद
व्यूज़ मिल चुके हैं उसको। स्ट्रे बॉयज़ नाम है आई थिंक इनका, और ये मेरी बेटी को उससे ज़्यादा पता होगा क्योंकि के पॉप सिंगर जिस तरह से पूरी दुनिया में आजकल फेमस हो गए हैं, फैल रहे हैं, BTS का बैंड है, और इस तरह के कोरियन पॉप सिंगिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है आजकल, और बच्चे तो आजकल इसी की तरफ ही लगे हुए हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को बचा, उनसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन तला एक बड़ी न्यूज़ है आपको दें हम लोग कि ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो गई है, होने वाली है 21 अक्टूबर को होने वाली है, और अब सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए और दुनिया भर में डेविन जेंसन मैं नहीं कहूँगी, मैं दी रॉक के नाम से कहूँगी कि उनके फैंस जो हैं बेतहाशा इस मूवी का बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी रॉक की बहुत बड़ी फैन। Of course, Dwayne is a superstar all over the world. पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। I don't think entertainment industry, movie industry हो, influencers की बात करें, Dwayne से ऊपर इस वक्त कोई नहीं है। इनफैक्ट वो जो भी ट्रेंड शुरू करते हैं टॉप पे होता है, उनकी सारी मूवीज इस वक्त नंबर 1 जा रही हैं। और अगेन ब्लैक एडम DC कॉमिक्स जिसमें सुपरमैन भी है, दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है। मैं बस यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा वर्दा। क्या तलहा? एक आईब्रो ऊपर करके बोलिएगा। मोले नु मोला नहीं मारे, ब्लैक एडम मार ब्लैक, और जबरदस्त। अच्छा तला आप आईब्रो पर कर सकते हैं रॉक की तरह? बस अभी हर चीज के पैसे होते हैं वर्दा। वो तलहा, जितना गुड़ उतनी मिठास। हर चीज पैसा नहीं होता यार, इस दुनिया में साला यार होता है, पैसे के पीछे ना भागे, पैसा हाथ का मैल है। और इसी के साथ ही थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना खूबसूरत वार्डरोब मेरे लिए डिजाइन किया, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आई। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वर्दा आपको इतना गोरा लगने का शौक क्यों है? मुझे इसलिए ब्रेक से आते हुए हंसी आ रही थी क्योंकि आपने देखा होगा कैमरा खुलते ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम मुशीद, वेरी फेमस जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट जी बताते हैं। तो हम ये डिस्कशन कर रहे, तलहा ने सवाल किया कि मुझे गोरा होने का शौक क्यों है। ट्रस्ट मी, मुझे कोई गोरा होने का शौक नहीं है, बल्कि मैं अगर कहूँ तो मेरा कॉम्प्लेक्शन डल हुआ है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद इट। हाँ, मुझे शौक है, मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ कि मेरी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोइंग स्किन रहे। अच्छा, हाँ जी जी चलें जी डॉक्टर खुर्रम मुझे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, आप अपने आप को इतना गोरा करके टीवी पर बैठते हैं, अपने बाल यूं बिखेर के बैठ जाते हैं, आप टाइट टाइट शर्टें पहन के आ जाते हैं, फटी हुई आपकी जीन्स है। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग आपको देखेंगे वो यही बोलेंगे मुझे भी गोरा करो, मुझे भी ऐसे बाल दो, मुझे भी ऐसी शर्ट टाइट कर दो, मेरी जीन्स ही फाड़ दो। फिर आप कहते हैं लोगों को गोरा होने का शौक है। अरे देखिए, बात यह कि देखिए आप हर कोई अच्छा लग सकता है। देखिए गोरा होना या टैंड होना या सांवला होना, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक तो नंबर 1 आपकी पर्सनालिटी, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपकी सेहत, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में मैं बहुत लैकिंग देखता हूँ। पता है, बाहर कहीं जाएं किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, हर कोई स्माइलिंग फेस के साथ बस में बैठा हुआ है, कोई आपको कॉर्न्स बेच रहा है वो भी हंस रहा है। यहाँ तो आप किसी का चेहरा देखें तो आप अगर स्माइल करने की गलती कर दें तो आप कहते हैं आइंदा नहीं हंसूंगा। अबे हंस किस पे रहा है तुम्हें? आवाज आएगी आपको पीछे से, पता लोग मुझे देख के हंस रहा है। पता हाउ डेयर यू। अरे और पता लोग पता नहीं खुश क्यों नहीं रहते। स्माइल एक जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड डिप्रेशन इतना ज्यादा है। देखिए हर चीज होती है, उसको कॉम्बैट करना ना। देखिए मैं आपके पास स्टूडियोज में आया हूँ, जितने स्ट्रेस है थोड़ी देर के लिए निकाल दूं, जरा एंजॉय। आपको देखूं जरा, अच्छा आपको देखा मतलब मुंह टेढ़ा करके, मतलब शायद एक एटीट्यूड के चक्कर में ना ये नेशन उसमें पता है तमाम वो समझते हैं एटीट्यूड से खूबसूरत लगेंगे। हमारे मुआशरे में एक स्टिग्मा बन गया है कि आपका एक एटीट्यूड, गर्दन में सरिया, अकड़ के साथ आपने बात करनी, ज्यादा तो लिफ्ट करानी नहीं, उसी भी खूबसूरत लगेगी, की वजह से आप उस पे खूबसूरत कभी नहीं लगते। और इसीलिए पता है क्या होता है, जब हम लोग एक नेचुरली, मैं आपको बताऊं, अगर आपको गोरा होना है ना तो आपको गोरे से मतलब गोरा नहीं होना, गोरे नहीं हो सकते, वो अम्मा या अब्बा होने चाहिए थे, ठीक है। अगर आपको ग्लो करना है तो पता है आपकी जो खुश रहेंगी तो आपकी कैपिलरीज खुलती हैं, exactly. तो आपने टिंडे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और आपके जो अच्छे स्टेरॉइड्स जो आपको जो कहते हैं ना, एक तो स्टेरॉइड मैंने कह दिया, लोग समझेंगे स्टेरॉइड की इंजेक्शन। भाई स्टेरॉइड जब आप पैदा होके पहले वो जो बच्चा पैदा होता है ना तो आपके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स फौरन फ्लश करते हैं, ठीक है, और आखिरी सांस तक वो होते हैं। कोई ऐसी अछूत अनहोनी चीज नहीं है ये, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप जब खुश रहते हैं ना तो आपकी शरियानें खुलती हैं। इवन आपने टिंडे, पालक, लौकी खाई हो,
ठीक है, वो आपको ग्लो देगी। ये क्या ही सब्जियों के नाम ले लिए डॉक्टर खुर्रम आपने, कौन खाता है? कोई खाने वाली चीज है? हम ये खाते नहीं है। मुझे बहुत पसंद है टिंडे, लौकी, शलजम, पालक, कितने अच्छे लगते हैं कितने, लेकिन लोग खाते नहीं है। कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं गोरा कर दें, हेल्दी सब्जियां नहीं लेंगे, हेल्दी खाने नहीं खाएंगे, डाइट हेल्दी नहीं रखेंगे, लेकिन क्रीमें और इंजेक्शन महंगी गुनाह करना है, जन्नत में भी जाना है भाई। यही चीज दोनों चाहिए, दोनों चीजें। अच्छा देखिए, मैं कहता हूं कि इंजेक्शन या फैशन या कोई भी आपको शौक है, अगर जायज शौक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक ऑब्सेशन, एक जुनून नहीं होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए। भाई मुझे आपके शो में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, शौक है, हद तक है, मगर पागल हो जाऊँ, रोजाना फोन करूँ जी मुझे रोजाना बुला, आप भी कहेंगे यार ये क्या, तो अल्लाह भी जब आप कहना कि चाहते हैं कि आपको हमारे शो में आने का शौक नहीं, बहुत नहीं, मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे हैं कि उनको जो है ना लड़कियां फोन करती हैं कि मुझे आज भी लगवानी है इंजेक्शन, आज भी मैं आ रही हूँ इंजेक्शन, आज मैं आ जाऊँ, शाम को फ्री हो ना। अल्लाह माफ करे। मैं यहाँ पे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, जितने भी खवातीन मुझे देख रही हैं या माएँ मुझे देख रही हैं, बहनें मुझे देख रही हैं, प्लीज सबसे पहले तो ये अपने जहन से निकाल दें कि आपने बिल्कुल गोरा सफेद होना, इतना गोरा कॉम्प्लेक्शन है क्योंकि हम आज तक गोरों की गुलामी में है, या तो गोरों की गुलामी में इतनी याद आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत फैक्टर है कि जी अगर आप रिश्ता देखने जाएं, लड़की जो है वो दूध सी सफेद होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी मिसाल है कि चांद सी दुल्हन लाऊंगी फिर उसको ग्रहण लगाऊंगी। मकई के लिए वर्ड सुना था दूधिया, आज डॉक्टर खुर्रम ने जो ये बता दिया कि लड़की भी दूधिया, लड़के भी दूधिया। ओह माय गॉडनेस, एक फोबिया होता है, ढूंढ रहे होते हैं। वो मैंने मिसाल दी ना कि चांद सी दुल्हन लाऊंगी फिर ग्रहण लगाऊंगी, बाद में उसका जो बेड़ा गर्क हो जाए, कॉम्प्लेक्शन डल हो जाए, फिर वो इंजेक्शन ठुकवाती है। वो देखिए बिल्कुल गोरी चांद से आएगी, वो हमेशा वैसी थोड़ी रहेगी। कभी वो सफाई करेगी, लहसुन अदरक कूटेगी, पोछा लगाएगी, तो वो वैसी चांद सी थोड़ी रहेगी। वो ड्रामा थोड़ी चल रहा है, पाकिस्तानी ड्रामे थोड़ी चल रहे हैं। वो बेचारी को पसीना भी आएगा, थोड़ा डेबरी भी माहौल में होता है, थोड़ा रंग कभी किचन में भी आपकी किचन में भी जाएगी, बेचारी पसीना भी पोछेगी। हेल्दी होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, तो फिर आप ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगता है। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो खाएं वो आपकी बॉडी पे लगे, आप खुश हों, मेहनत करें। खवातीन को चाहिए कि जो एक्सरसाइज करें, मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज की बात करें जी 60,000 रुपए वाला जिम होना चाहिए और 2 लाख का ट्रेनर हो तभी ब्यूटी, यही पता है। ये बातें ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, इतने हम लोग बुरा सा लफ्ज़ है छिछोरे हो गए कि देखिए आप घर में काम करें, पोछा लगाएं, मेहनत करें, अच्छा सा कोई ट्रेनर देख लें, नहीं तो आप गूगल से उसके लिए तो मेड्स हैं काम करने के। डॉक्टर खुर्रम मुझे इंजेक्शन नजर आ रहा है आपके पास, अच्छा ये देखिए, ये मैं लेकर आया हूं, ये मैं लेकर आया हूं, पर्दा के लिए नहीं किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है। क्या? ठीक है, देखिए ये क्या है। अच्छा एक दूसरे लोग पता है समझते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा लोग कहते हैं जी ड्रिप के जरिए ये वाला इंजेक्शन जो है ड्रिप के जरिए मेरी नसों में ये डाल दें, ठीक है। तो मैं शायद, और लगने के दौरान ही वो समझ रहे होते हैं खवातीन हज़रात कि मैं अब वो लगने के दौरान ही मैं गोरा होना शुरू हो गया, वो आंखें खुलेंगी और एकदम आंखें, और दो के बाद तो एक कोहराम मच जाता है कि दूधिया सफेद नहीं हुआ। अरे भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई जादू की चीज़ नहीं है। इसके अंदर है ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और कोलेजन जो आपकी स्किन को अच्छा करता है, और एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा ग्लूटाथायोन किस में होता है जी? कलेजी में, पालक में, तरबूज में, खरबूजे में, फाल्फे में, स्ट्रॉबेरीज में, चेरीज में, खजूर में। अच्छा वो नहीं खानी है, खजूर तो बड़ा, 2 खजूरें मोटा कर देती हैं। दूध, अच्छा लैक्टिक एसिड दूध में है, ठीक है। विटामिन सी तो हम सबको पता है किस चीज में, ठीक है। अच्छा कोलेजन किसमें? कोलेजन के, अच्छा एक बड़ा स्कैम शुरू हुआ। आप नेट खोलेंगे तो एक खातून आएंगी, आप ये कोलेजन का ये साशे पिए, 8,000 के 4 साशे हैं, ठीक है, इससे आप जवान हो जाएंगे। अब कोलेजन देखिए, कोलेजन क्या होता है कि जी आपकी स्किन को पूरा एक जैसे पिलर्स हैं, ठीक है। अब कोलेजन किन में होता है? जो पाए खाते हैं हम उनमें कोलेजन होता है, हड्डी का गूदा होता है उनमें कोलेजन होता है, ठीक है। जो लेस वाली सब्जियां होती है, भिंडी हो गई, अरवी हो गई, उसमें कोलेजन, माश की दाल में कोलेजन होता है। अच्छा ये साशे पीने से कोलेजन नहीं आता, और वो 8,000 का एक जाली वो कोलेजन पी के वो समझते हैं जी मेरी स्किन जो है। डॉक्टर खुर्रम, हम नेचुरली तौर पे अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे कर सकते हैं? और आजकल जो विंटर्स चल रहे हैं उसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, ज़्यादा कोलेजन ब्रेक हमारा विंटर्स में कर रहा होता है, क्योंकि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज यूज नहीं करते, तो झूठ बोलना छोड़ दें। तो कैसे आप इस पे, आप कुछ रेमेडी कुछ आपके पास है, कोई मेडिकल की क्रीम है तो आप बताएं हमें। देखिए बड़ा सिंपल सा, आपको देखिए घर में आप चाहती हैं कि आपका रंग बड़ा खिले, खवातीन और हज़रात दोनों के लिए रंग बड़ा खिले, डेबरी ना हो, आपकी डल स्किन ना हो, बहुत सिंपल 5 चीजें बता रहा हूँ जो घर में। चांदी का वर्क बहुत सस्ता होता है, ठीक है। विटामिन सी की बड़ी सस्ती सी खट्टी मीठी गोलियां, तो लोग पहचान जाएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड सिकॉन के नाम से आती है, ठीक है। आपने 10 गोलियां वो ली, क्रश किया, 10 गोलियां वो ली, उसके अंदर अच्छा सा हर्बल ओप्टन ऐड किया,
ठीक है। उसके साथ आपने किया जी मसूर की दाल, ठीक है, और उसके अंदर ऐड करेंगे मसूर की दाल भिगो के आपने करनी नहीं, उसी को बिल्कुल उसको क्रश करके पाउडर बना। अच्छा, सूखी हुई दाल को क्रश करके पाउडर बना ले, ग्राइंड कर लें, सिंपल ग्राइंड कर लें बिल्कुल। और उसके साथ ऐड करेंगे जी कोई सा भी अच्छा विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है, या बेबी ऑयल, ठीक है, या उसके अंदर आप ऐड करेंगे ग्लिसरीन या फिर आप फ्रेश बलाई भी ऐड कर सकते हैं, उसको मिक्स करके आपने फेस पे लगाएं। सही, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसा शाह, फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, आप भी जानते होंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उनसा, क्या सूरत हाल लग रही है मुल्क की? अभी आपने देखा कि क्या चल रहे हैं, जो सियासी सितारे हैं वो बड़े कश्मकश में चल रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? लॉन्ग मार्च होती हुई अक्टूबर में नज़र आ रही है कि नहीं? जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सियासी तौर पे जो तो गर्मा गर्मी रहेगी, बाकी लॉन्ग मार्च का फिलहाल मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब जो है वो कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की। बाकी ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। ये बेहतरी सूरत के बाहर से फंड्स वगैरह आते हुए नज़र आ रहे हैं, डॉलर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो अवाम जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही है कि कब उनको रिलीफ मिलेगा। अवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जल्दी से उनसे बताइए कि अगले इलेक्शन में खान साहब आपको वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? असद उमर ने हमारे बोल न्यूज़ पे आके एक शो में कहा है और लिख के दिया उन्होंने कि अगले वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे, उन्होंने साइन किया उस पर। आप क्या कहती हैं सितारों के हवाले से? देखें, आपने वर्दा इतनी जल्दी ये बात जो है ना पूछ ली, और कबल इस वक्त जो है कोई भी बात पूछना सही होता। पीटीआई के कार्ड जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, ये क्वीन का कार्ड होता है, हेरोफिन का कार्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, यानी कि स्पिरिचुअली भी जल्दी हाँ या ना? उनसे टाइम की कमी है, वक्त की कमी है, अभी आपको लग रहा है हाँ या ना? हाँ, नजर तो आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खुर्रम मुर्शीद, आप डर्मेटोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, लेकिन टाइम नहीं था। इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर इनवाइट करेंगे और आपसे मजीद डिटेल जानेंगे खूबसूरत होने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है खत्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदा सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।